स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्युबिलिटी मैकेनिज्म और हेनरीज लॉ के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग हेनरीज लॉ को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और प्रीवियसली जो बात आपको बताई गई थी उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ के बारे में भी जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हेनरीज लॉ से रिलेटेड जो बात आपको बताई गई थी वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने आपको ये बताया था कि हेनरीज में जो बात बताई गई वो ये थी कि solubility of gas डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। ये बात आपको बता दी गई थी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि solubility डायरेक्टली रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर, जिसको हेनरीज ने अपने लॉ के कंटेक्स्ट में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए मोल फ्रैक्शन को चूज किया और जो लॉ की शक्ल आई थी वो बिल्कुल इस तरह से थी। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, और एक रिलेशन आपने एस्टैब्लिश किया था P इज इक्वल टू KH(x)(2), वेयर KH के बारे में आपको बताया गया था कि KH क्या है, ये हेनरीज कांस्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट जो कि डिपेंड करता था नेचर ऑफ गैस पर एंड टेम्परेचर पर भी। ये बात आपको बता दी गई थी। यही से रिलेटेड एक चीज और आपको जानना है जो न्यूमेरिकल में हम लोगों को यूज करना है। सिंस आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब उसके ऊपर वेट इंक्रीज किया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इन अदर टर्म इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर और S इज इक्वल टू KHP। केस 1 के लिए हम इसको सॉल्युबिलिटी ऑफ 1, सॉल्युबिलिटी प्रेशर ऑफ 1 मान लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अब इसको प्रेशर को इंक्रीज कर दिया गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी S2 मान लेते हैं और कांस्टेंट तो आपका KHP है और ये हो गया P2। अब अगर आप इन दोनों को रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको एक रिलेशन क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, दैट इज अगर हम इसको S1 by S2 इज इक्वल टू KH into P1 by KH2 P2 लिखे, तो आप देख सकते हैं कि एक और रिलेशन आपके सामने आ गया, S1 by S2 इज इक्वल टू P1 by P2। तो इसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा क्राइटेरिया जो आपको बताया गया था वो हेनरीज लॉ के ग्राफ से रिलेटेड था, जो कि आप ग्राफ देख रहे होंगे। तो ग्राफ से रिलेटेड जो बात आपको बताई गई थी वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में थी, और आप इसमें डिफरेंट गैसेस का ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, दिस इज लाइक दिस। एक्स एक्सिस पर इसमें हम लोगों ने क्या रखा था, आपको याद होगा, एक्स एक्सिस पर है आपका मोल फ्रैक्शन और इधर है आपका पार्शियल प्रेशर। सपोज कर लीजिए कि हमने आपको डिफरेंट 3 गैसेस लिए, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर T। इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग हेनरीज लॉ से रिलेटेड ग्राफ को देख चुके थे, और KH से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने आपको बताया था, उसका डाटा आप देख सकते हैं। डाटा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके डाटा जो आपको दिखाई दे रहा है, तो उससे रिलेटेड हमने आपको जो बात बताई थी स्टूडेंट्स, उसको भी जल्दी से एक बार आप देख लीजिए, फिर हम लोग उसी से आगे बात प्रोसीड करेंगे। तो जो डाटा आप देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा रेड, ग्रीन और ब्लू डॉट्स के तौर पर, कि जैसे जैसे जो कि नाइट्रोजन के केस का है, नाइट्रोजन को हमने 293 केल्विन एंड 303 केल्विन पर जो वैल्यू आपको दिखलाया गया है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उसके KH का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो KH का वैल्यू इंक्रीज हुआ वो टेम्परेचर के बढ़ाने से हुआ। गैस का नेचर तो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपको ये बताया गया P इज इक्वल टू KH(x), तो अगर यहां से हम लोग इसके सॉल्युबिलिटी के केस को फाइंड आउट करते, तो ये किस फॉर्म पे आया, KH इज इक्वल टू P by X। तो आपको बताया गया है कि KH में और X रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, X रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को। तो
x का वैल्यू KH के बढ़ने से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और KH कब बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्ट आपको रिलेशन क्या बताया गया था, दैट इज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH increases and by increasing KH solubility of gas जो कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है decreases। तो अगर इसमें हम लोग डायरेक्टली ये बात कह दें कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है, तो ये हम लोगों को जनरल रूल बन जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज जो हो रही है, ये तो एक्सपेरिमेंट से आपको साबित किया गया। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये मैकेनिज्म के हिसाब से, यानी मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। प्रीवियसली आपने मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देख लिया था। तो अब जानेंगे कि कैसे टेम्परेचर के बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होती है। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से ये बात विजुअलाइज हो जाए, क्लियरली समझ आ जाए। सपोज कर लीजिए ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपको लिक्विड सॉल्वेंट रखा हुआ है और इस लिक्विड सॉल्वेंट में ये है आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट के तौर पर इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिसॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें डिसॉल्व होगा, तो आपको हमने ये बताया है कि डिसॉल्व होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेरी गुड, सिंपली डिसॉल्यूशन कहते हैं। जब कोई सॉल्यूट लिक्विड सॉल्यूट में डिसॉल्व होता है देन इट इज नोन एज डिसॉल्यूशन। और घुला हुआ सॉल्यूट जब वापस अपने सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं सॉलिड के केस में। तो ये घुलने की प्रक्रिया यहाँ भी डिसॉल्यूशन कहलाएगी। अब जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, इसको जानना है। तो इसको हम आपको दो एस्पेक्ट से बताते हैं। पहला एस्पेक्ट देखिए, सिचुएशन 1। पहला सिचुएशन का जो क्राइटेरिया है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक गैस है और इसको डिसॉल्व होना है किसमें, इसको डिसॉल्व होना है लिक्विड में। तो जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो वो कंडेंस होगा और कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट एक्वायर करने की कोशिश करेगा। ये क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस में जाएगा और किस स्टेट में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तभी डिसॉल्व होगा। अब जब गैस लिक्विड में जाके डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा तो वैसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आप जानते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए वाटर का केस है, तो वाटर अपने गैसियस फॉर्म में वेपर है और ये आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म, और ये आपका क्या है, गैसियस फॉर्म। अब आप ये बताइए कि इन दोनों क्राइटेरिया में किसका टेम्परेचर, किस सिचुएशन में टेम्परेचर हाई रहता है, वाटर जब अपने लिक्विड स्टेट में है तब, या वाटर जब अपने गैसियस स्टेट में है तब। तो आप जानते हैं कि जब वाटर अपने वेपर स्टेट में होगा तो वेपर स्टेट के केस में इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, और वाटर यानी लिक्विड के केस में इसका जो टेम्परेचर होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। और इसको डिसॉल्व होने के लिए गैस को किसमें जाना है, लिक्विड में जाना है। तो जब कोई गैस अपने ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, अपने लिक्विड स्टेट में जाएगा, तो गैस को लिक्विड स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा। अब ये टेम्परेचर कम कैसे होगा, तो टेम्परेचर कम तब होगा जब उसमें से हीट रिलीज हो जाए, उसमें से हीट क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो जब उसमें से हीट रिलीज होगा तो इसका मतलब कि ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। यानी ऐसे सपोज कर लीजिए कि अगर ये आपका जो गैसियस सॉल्यूट था, सपोज कर लीजिए कि इसका एनर्जी कितना था, 20 जूल। और जब ये इसमें डिसॉल्व हो गया, ये जब इसमें डिसॉल्व हो गया तो डिसॉल्व होने पर ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कंडेंस हुआ। तो जब ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो अब जो ये गैस था वो गैस नहीं रहा, और अब ये क्या हो गया, कंडेंस फॉर्म में कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो जब ये नीचे की तरफ यानी लिक्विड में आके डिसॉल्व हुआ तो इसकी एनर्जी जो थी 20 जूल, अब इसका टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कम तब होगा जब इसका एनर्जी क्या होगा, रिलीज कर जाएगा। सपोज कर लीजिए कि 12 जूल। तो अब ये जो एनर्जी में कमी आई तो ये एनर्जी कहाँ गई, यानी 8 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। तो जब 8 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप बतलाइए कि अगर इसमें
टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए। इसको आप ऐसे सपोज कीजिए, इसको हीट किया जाए, इसको क्या किया जा रहा है, इसको हीट दिया जा रहा है। तो हीट देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका खुद का नेचर कैसा है, अभी आपको क्या बताया गया, इसके खुद का नेचर, नेचर का मतलब वो इसके डिसोल्यूशन का नेचर। गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो उसका नेचर कैसा है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होगा, और आप इसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इसके बढ़ाने के लिए हीट देना पड़ेगा। तो दोनों फिनोमेना एक दूसरे को क्या कर रहा है, खुद का नेचर है हीट निकल जाना, हीट रिलीज होना, और आप इसको हीट दे रहे हैं, तो दोनों फिनोमेना एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो जब दोनों फिनोमेना एक दूसरे को अपोज करता है तो वैसे क्राइटेरिया में जो प्रोसेस होता है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है लीच-एटिलियस प्रिंसिपल के अनुसार, या ये कहिए कि जो फिनोमेना हो रहा है वो घट जाएगा, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी जो डिसॉल्व होने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक लॉजिकल क्राइटेरिया ये है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसका नेचर हीट रिलीज करना है, और आप इसके टेम्परेचर को हीट देके बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा, और इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगी। अब दूसरा एक और फंडामेंटल क्राइटेरिया वो आपको बताते हैं। आप ये जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के क्राइटेरिया से, इधर देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए उसके डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है। तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या जानते हैं, फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर एनी प्रोसेस टू बी spontaneous, delta G should be negative, and delta G का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, delta G is equal to delta H minus T delta S। S क्या है आपका, S है एंट्रोपी। S क्या है, टर्मिनोलॉजी में से एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी सिंपली जान लीजिए, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, कौन कितना ज्यादा रैंडम है या कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। तो अब आपको ये बतलाया गया कि गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो प्रोसेस कौन सा जा रहा है, कंडेंसेशन, या ये कहिए कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों के मॉलिक्यूल में ज्यादा रैंडम कौन होता है, किसके मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम होते हैं, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गैस की। अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। डिसॉल्व होने के लिए उसको लिक्विड में तो जाना पड़ेगा, तो जब वो लिक्विड स्टेट में जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैसेस स्टेट से जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो लिक्विड स्टेट का एंट्रोपी जो है वो कम है, एंट्रोपी डिक्रीज हुआ किसके कंपैरिजन में, गैस से। जब वो लिक्विड स्टेट में आया तब इसका मतलब कि डेल्टा एस घटा, तो जब डेल्टा एस घटा तो डेल्टा एस क्या हो गया, निगेटिव। और ये फार्मूले में माइनस और ये माइनस मिलकर के ऑलरेडी क्या हो गया स्टूडेंट्स, डेल्टा एच माइनस ये और माइनस क्या हो गया प्लस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो गया। तो अब तो आपको ये पूरा वैल्यू इक्वेशन का पॉजिटिव हो गया। तो ये स्पॉन्टेनियस होगा कब, जब निगेटिव डेल्टा जी मिलेगा तब। तो निगेटिव डेल्टा जी होने के लिए मस्ट है, बिल्कुल जरूरी है कि जो डेल्टा एच है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव, बट नॉट ओनली निगेटिव, लार्ज निगेटिव, इतना निगेटिव हो कि इसके पॉजिटिव वैल्यू को आउटवेट कर दे, इसके पॉजिटिव वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए। तो डेल्टा एच निगेटिव होगा किस क्राइटेरिया के सिचुएशन में, जब आपके डेल्टा जी को निगेटिव लाना होगा तब। तो अब ऐसी सिचुएशन में इस क्राइटेरिया में हम लोग ये देख सकते हैं कि जब गैस का सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाएगा तो उस डिसॉल्व के क्राइटेरिया में आपके डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, और आपको ये बता दिया गया है कि निगेटिव डेल्टा एच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी इज रिलीज्ड। इससे भी क्या साबित हुआ, इससे भी साबित होता है कि आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का बढ़ाने की वजह से वो एक दूसरे को अपोज करेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। वेरी सिंपल, होप सो कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इस मैकेनिज्म को याद रखें, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड इस क्राइटेरिया से हम लोगों ने ये साबित किया। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की।
तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हेडिंग लगाने स्टूडेंट्स, और हम लोग जाने इसी क्राइटेरिया से कि हेनरीज के लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में देखते हैं और किन किन चीजों में इसको यूज करते हैं। तो अभी आपको क्या बताया गया कि अभी आपने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये जो क्राइटेरिया है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया इसी से बात शुरू करते हैं हम लोग, एक्वेटिक लाइफ की। तो आप देखें जो एक्वेटिक लाइफ होता है यानी समुद्र या नदियों में जो एक्वेटिक लाइफ है, तो उस एक्वेटिक लाइफ में वाटर अगर ठंडा है, ठंडे पानी में मछलियां हैं या एक्वेटिक लाइफ है, तो वो ज्यादा कंफर्ट फील करती हैं। क्यों? वेरी सिंपल, अगर ये लो टेम्परेचर पर है तो लो टेम्परेचर के केस में ऑक्सीजन जो कि एक गैस है या एयर कह लीजिए आप, ये ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इसमें लो टेम्परेचर में क्या होगी, हाई होगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से अभी आपने क्या देखा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। तो हायर टेम्परेचर पर ऑक्सीजन जैसे गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए ठंडे पानी में एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा सस्टेनेबल होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वार्म वाटर और हॉट वाटर। तो ये एक क्राइटेरिया है हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन का टेम्परेचर से रिलेटेड। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है, आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक बोतल जो है वो काफी हाई प्रेशर पर सील कर दी जाती है। क्यों सील कर दी जाती है? इसलिए सील कर दी जाती है कि अभी आपको क्या बतलाया गया, अभी आपको बताया गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो जितना ज्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाएगा उसमें उतना ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में क्या डिसॉल्व कर दिया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को हाई प्रेशर पर सील कर दिया जाता है। दैट इज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 द सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स बोतल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इसीलिए जब आप उसके बोतल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक फिजिंग साउंड होता है, एक साउंड तेजी के साथ प्रोड्यूस होकर के उसमें से जो CO2 के गैस हैं बुलबुले के तौर पर वो ऊपर उठते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। आप अगर उसको गिलास में भी डालते हैं तो आप देखते होंगे कि गिलास में भी बबल्स बनते हैं और ऊपर की तरफ कुछ चीज आती हुई दिखाई देती है। वो दरअसल क्या होता है, वो दरअसल CO2 गैस होता है। क्योंकि अब आपने बोतल ओपन करके उसके प्रेशर को रिलीज कर दिया, प्रेशर कम हो गया, तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व था वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं कि व्हाई द बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो सिंपली आप लिख देंगे टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 द बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इसी तरह से एक और क्राइटेरिया तीसरा देखें आप, तीसरा इसका यूटिलाइजेशन स्कूबा डाइवर्स जो कि समुद्र में डाइविंग करते हैं बहुत गहराई में किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्वेटिक लाइफ को जानने के लिए, तो वो एक खास तरह का ड्रेस पहनते हैं, स्कूबा जिसे कहते हैं। स्कूबा का एक सेंस आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, स्कूबा जो है इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चाहे तो आप लिख लें, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, ये इसका फुल फॉर्म है, ब्रीदिंग एपरेटस स्कूबा का। तो है तो स्कूबा डाइवर जब अंदर की तरफ जाते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे वो समंदर में डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे वो समंदर में डेप्थ में जाएंगे, तो डेप्थ में जाने के कंटेक्स्ट में जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो हाइट इंक्रीज करेगी इनके ऊपर के वाटर की, ये वाटर इसके ऊपर क्या इंक्रीज करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा। ये प्रेशर क्या हो रहा है, पी एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ऑक्सीजन ये लेकर के जाता है, ऑक्सीजन टैंक, वो गैसियस सब्सटेंस है, एयर, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इनके ब्लड में, इनके कैपिलरीज में क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। अब जब सॉल्युबिलिटी इनके ब्लड में इंक्रीज कर गई, अब जब ये ऊपर की तरफ आते हैं तो प्रेशर क्या हुआ,
डिक्रीज हुआ। जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस इनके ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में डिसॉल्व हो गया था, वो रिलीज होना चाहता है। और उस एयर के, इसमें आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके मिक्सचर होते हैं। तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन का गैस है, ये नाइट्रोजन का गैस उनके ब्लड कैपिलरीज में बबल्स बनाने लगता है। नाइट्रोजन के बबल्स उसमें जनरेट होने लगते हैं क्योंकि वो तेजी से निकल नहीं पाते हैं। अब जो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं उनकी वजह से इतना सीवियर पेन होता है कि समटाइम्स इट में बी फैटल, और इससे जो डाइवर्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। ये जो नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं और उनको जो सीवियर पेन होता है, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, सीवियर पेन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बेंड्स कहते हैं। बेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज बेंड्स। और दूसरा ये कि अब इस समस्या से, इस सिचुएशन से आप कैसे निकलेंगे, इसका क्या समाधान होगा, इसकी क्या रेमेडी होगी। तो इसकी रेमेडी ये है कि ये जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ जो वाटर ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं, उस ऑक्सीजन टैंक में इसमें हीलियम मिक्स कर दिया जाता है। हीलियम, ऑक्सीजन टैंक में क्या मिला दिया जाता है स्टूडेंट्स? हीलियम। क्यों मिला दिया जाता है? इसलिए मिला दिया जाता है कि हीलियम गैस जो है, अभी आपने देखा था, ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, उस ग्राफ में हमने आपको एक चीज रिप्रेजेंट किया था। एक एक बात आपको जो बताई जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका एक दूसरे के साथ लिंक है। आपने देखा था कि हमने हीलियम को सबसे बिलो ग्राफ में दिखलाया था। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इसी के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं कि हीलियम जो है, हीलियम की X स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन, दैट इज solubility, and this is your partial pressure of the gas over the liquid। तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी आप देख सकते हैं ग्राफिकल क्राइटेरिया से क्या है, वेरी लो, बहुत कम होती है हीलियम की सॉल्युबिलिटी वाटर में, ये लिक्विड में। तो ब्लड में भी ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को डिसॉल्व होने से रोकता है, इसकी सॉल्युबिलिटी को ये क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए वो स्कूबा डाइवर्स अपने ऑक्सीजन टैंक में हीलियम मिक्स कर देते हैं, और हीलियम मिक्स करने की वजह से ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की, वो क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से ये बेंड्स जैसी समस्या से बच जाते हैं। ये तीसरा क्राइटेरिया था। चौथे क्राइटेरिया की तरफ हम लोग आते हैं। केस है, केस ऑफ एनॉक्सिया। तो व्हाट इज एनॉक्सिया, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो फोर्थ कंडीशन, फोर्थ एप्लीकेशन इसका है केस ऑफ एनॉक्सिया। एनॉक्सिया इज आल्सो अ टर्मिनोलॉजी ऑफ मेडिकल। तो एनॉक्सिया में क्या होता है, तो इसको समझने के लिए देखें कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जब वो हाइयर इस पे जाते हैं, तो आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया गया था, अभी आपको ये बताया गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो जब ऊपर जाने से, हाइट पर जाने से, हायर वी गो द प्रेशर बिकम डिक्रीजेस। तो प्रेशर घटेगा, तो जब प्रेशर घटेगा तो प्रेशर के घटने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड वो भी घटेगी, यानी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में घट जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ब्लड में, तो माइंड तक ब्लड उतना नहीं पहुंच पाता है जितना कि उसको पहुंचना चाहिए, हार्ट उतना पंपिंग नहीं कर पाता है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्लाइंबर्स को सोचने में, माइंड जो है उनका, वो सोचने और समझने की शक्ति उनकी कमजोर होने लगती है, और उनको एक सिचुएशन जो क्रिएट होता है, वीकनिंग इन थिंकिंग, वो सोच नहीं पाते हैं, रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, उनको जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उस क्राइटेरिया को, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। इसी वजह से वो अपने साथ जो ऑक्सीजन टैंक रखते हैं, उस ऑक्सीजन टैंक के जरिए वो अपने उस सिचुएशन को, एनॉक्सिया के क्राइटेरिया को दूर करते हैं, और ऊपर जाने पर उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो तेज हो जाता है, सो दैट कंडीशन ऑफ एनॉक्सिया ना डेवलप हो सके। तो ये आपके कुछ हेनरीज लॉ के डेली लाइफ एप्लीकेशंस थे जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब इन सारी बातों के बाद हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। हेनरीज लॉ में कौन कौन सी ऐसी बात है जो वैलिड नहीं हो पाएगी किस सिचुएशंस में। तो हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट्स,
लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की बात करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हेनरी का लॉ वैलिड है सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए। वेरी सिंपल क्राइटेरिया, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? वेरी सिंपल, इट इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस, और इसी में इंक्रीज कर दे, वो भी अंडर आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन मीन्स दैट इज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जो कि गैस के लिए आइडियल क्राइटेरिया है। इट मीन्स कि अगर बहुत एक्सट्रीमली हाई प्रेशर रहेगा तो हायर प्रेशर पर हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। ये इसका लिमिटेशंस है, ये सारे प्रेशर पर वैलिड नहीं है। इट मीन्स, या इसको आप सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, इट मीन्स इट इज, यानी हेनरी लॉ is invalid at very high pressure। क्लियर है? थर्ड क्राइटेरिया, तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्राइटेरिया, हेनरीज लॉ के क्राइटेरिया के लिए जरूरी है कि जिस गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है वो गैस एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में ना जाए, यानी गैस टूटे नहीं और आपस में जुटे नहीं। ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस हम लोग आगे डिटेल में भी pढ़ेंगे, यानी उसमें एसोसिएशन नहीं होना चाहिए गैसेस मॉलिक्यूल्स में, और नहीं गैसेस मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होने चाहिए। इट इज इनवैलिड इफ गैसेस अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में गैस जो है वो एसोसिएट कर दिया या डिसोसिएट कर दिया तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। चौथा क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट? चौथा क्राइटेरिया ये है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव हो गया हो। इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी अगर गैसेस मॉलिक्यूल को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंच गया है, तभी आप इस सिचुएशन को, इस हेनरीज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्राइटेरिया जान लीजिए जो इसी का एडवांस फॉर्म है, या कह सकते हैं किसी को दूसरी तरफ से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसको फिर बना देते हैं, लेकिन ये इसी का एक फॉर्म है। वो क्या है? इसी बात को ऐसे भी कहा जाता है कि हेनरी लॉ डज नॉट follow the criteria, Henry's law does not obey the criteria when gases react with solution। जो सॉल्वेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करने लगे। कैसे? एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन में। एक Cl को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए, या NH3 को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो HCl और NH3 ये हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये जो गैसेस सब्सटेंस HCl है, ये जब वाटर में जाता है तो इससे रिएक्ट करने लगता है। तो हेनरीज लॉ तभी वैलिड है जब वो गैस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट ना करे, जबकि ये और ये वाटर से रिएक्ट करने लगते हैं और ये बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन इन एक्वस स्टेट। उसी तरह से ये क्राइटेरिया ब्रेकअप हो जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इन एक्वस स्टेट। इसी सिचुएशन को अलग ढंग से पूछा गया जाता है। तो दिस इज अबाउट लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो आप याद रखेंगे कि हेनरीज लॉ किन किन सिचुएशंस में वैलिड नहीं है, पार्टिकुलरली ये क्राइटेरिया याद रखेंगे। वो आता है एग्जाम में, which of the following does not obey the Henry's law, और why HCl does not follow the Henry's law। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि हेनरीज लॉ से रिगार्डिंग उसके एप्लीकेशंस, उसके लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन,
तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 1 लीटर एंड 1 liter of water. Assume that N2 exert a partial pressure of nitrogen. ये आपको given है क्वेश्चन में 0.987 bar, and what is given in the question is given that Henry's law constant भी आपको दे दिया गया 76 point. Henry's law constant KH का वैल्यू कितना दिया गया स्टूडेंट, 76.48 kilobar, 48 kilobar, and you have to find the value of number of millimoles of nitrogen. This is all about the questions. डाटा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में कहता है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का वैल्यू 0.987 बार, एच का वैल्यू है किलो बार में, दोनों को हम लोग सेम कर लेंगे, किलो के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ N2 आपको फाइंड करना है। तो ये आपका डाटा हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लोग हेनरीज लॉ को अप्लाई करते हैं, और इस हेनरीज लॉ को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक रिजल्ट आता है हम लोगों को फ्रॉम, देखिए हेनरीज लॉ क्या पढ़ा हम लोगों ने, P इज इक्वल टू KH X। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए आप X2 भी लिख सकते हैं, यहाँ PN2 भी लिख सकते हैं। एंड नाउ पार्शियल प्रेशर आपको मालूम है, आपको KH मालूम है, तो X का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। X का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय KH, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए 0.987 बार डिवाइडेड बाय 76.48 किलो है, किलो के लिए क्या लगा देंगे आप, इंटू 10 टू द पावर 3, बार से बार कैंसिल। 2 में आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 अप्रॉक्स इसका वैल्यू आ जाता है। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, मोल्स। तो हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन से मोल्स कैसे निकलता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय दोनों के मोल्स का सम। N2 को 2 माना गया है, आप लिख सकते हैं ऐसे N2 और क्या है इसमें, वाटर। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए एक चीज और आगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी चाहिए। तो अब आपको एक चीज बता दे रहा है, आगे डायरेक्टली हम लोग इसको यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर मींस 1 kg। जब उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम से मास में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg होता है, जो 1000 ग्राम है। तो ये आपका गिवन मास हो गया। मोलर मास ऑफ वाटर आप जानते हैं स्टूडेंट्स 18 ग्राम, therefore N1 is equal to given mass by molar mass, given mass is 1000, molar mass is 18, तो ये आ जाता है 55.5। अब ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, आगे कहीं भी अगर आप देखें कि 1 लीटर वाटर और मोल्स की जरूरत पड़ रही है, तो वाटर के केस में 1 लीटर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 55.55 मोल्स होंगे। इसको याद रखेंगे, बार बार कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ लोगों को जरूरत में पड़ जाएगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10 टू द पावर -5। यहाँ देखिए, तो ये जो वैल्यू है ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये वैल्यू सजेस्ट कर रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के मोल्स का क्राइटेरिया उस पूरे सॉल्यूशन में बहुत लीस्ट है, बहुत कम है। तो जब ये बहुत कम डिसॉल्व है नाइट्रोजन, ऐसे भी नाइट्रोजन की सॉल्बिलिटी कम भी होती है, लेकिन वैल्यू से समझिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो बहुत कम होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, नीचे में सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि बहुत कम डिसॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर का मोल्स आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, सो दैट कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। सिंस number of moles of H2O is greater, much greater, and number of moles of N2 is much smaller, therefore number of moles of N2 is neglected from denominator,
डिनोमिनेटर। तो अब आपको ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्राइटेरिया। ये आपको क्या हो गया, दिस इज नंबर ऑफ फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हम लगा चुके हैं, कितना है 1.29 into 10 to the power -5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.55। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 7.16 into 10 to the power 4 मोल्स। एक और बात देख लेते हैं, यहाँ कितना दिया गया, ये मिली मोल्स। आपने जो वैल्यू निकाला वो किसमें फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, आपने जो वैल्यू निकाला वो मिली मोल्स के केस में निकाला है। और आपको वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, आपने निकाला मोल्स में और आपको चाहिए किसमें, मिली मोल्स में। तो इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे आप, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका रिजल्ट हम लोगों को कितना गया मिली मोल्स में 0.716। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power -1 बचेगा, ये डिसॉल्व होकर इधर आ जाएगा, दिस इज इतना मिली मोल्स। तो कैलकुलेशन है, आप अपने से भी चेक कर लेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है, इसका जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67। 1.67 क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है, उसे देख करके डाटा कलेक्ट कीजिए। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, इसका वैल्यू स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ हम लोगों को 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल at 98 Kelvin। Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water। वॉल्यूम इस बार कितना हो गया आपको 500 मिलीलीटर है इस बार, एंड packed under 2.5 atm CO2 प्रेशर। इस बार कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका प्रेशर कितना गिवन है आपको, इसका प्रेशर आपको गिवन है 2.5 atm। वेरी सिंपल, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है ये। अब आप देख सकते हैं सब कंडीशन उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें आप, एटीएम है या किस चीज में क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर पास्कल, दिस इज नॉट इन बार, दिस इज इन पास्कल। अब इन दोनों को हम लोगों को रिलेट कर देना है। तो जब ये पास्कल में गिवन है तो इसको आप रिलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्जन है यूनिट का 1.67 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय पास्कल को जब हम लोग एटीएम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना है 1.01 into 10 to the power 5। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपको एटीएम में, इसको आप सॉल्व करेंगे थोड़ा तो 1.65 into 10 to the power 3। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया एटीएम के फॉर्म में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नाउ बिल्कुल फर्स्ट क्राइटेरिया की तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने से सारी चीजें दी हुई हैं। P is equal to KH, X is equal to P by KH, यहाँ X of CO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, तो आपको पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कितना गिवन है 2.5 डिवाइडेड बाय KH का वैल्यू हम लोग कितना लेके आ चुके हैं 1.65 into 10 to the power 3। तो इससे आपको क्या लिखा जाएगा, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड नाउ इसके बाद आप वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, HCO2 बिल्कुल फर्स्ट की तरह, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगेन आप यहां देख सकते हैं इसका जब वैल्यू आप लेकर के आएंगे तो व्हाट एवर द वैल्यू 10 to the power -3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिर बहुत कम है, तो आप यहां से CO2 को इग्नोर करेंगे, since number of moles of CO2 is very small than number of moles of H2O। H2O के केस में हम बता चुके हैं आपको for 500 ml है जो कि हाफ लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा 55.55 का हाफ हो जाएगा 27.78 मोल। वाटर का मोल बहुत ज्यादा है,
इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे हम इसको। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो आप उसको डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी सारा का सारा क्राइटेरिया बिल्कुल इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे जैसे आपने फर्स्ट के केस में अप्लाई किया था, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वेरी सिंपल क्राइटेरिया, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह से थे जो आपको फर्स्ट में बतलाया गया था। अब स्टूडेंट्स, तो आपको रिजल्ट जो आ जाएगा वो हो जाएगा XCO2 इज इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाई N H2O। तो NCO2 इज इक्वल टू XCO2 इंटू NH2O। सॉल्व करेंगे आपको ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल इसी तरह का क्राइटेरिया क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, हेनरी इज द कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 98 केल्विन इज। हेनरी इज लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू गिवन है आपको फॉर नाइट्रोजन गैस, कितना है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 atm। देख रहे हैं आप। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर का वैल्यू दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का वैल्यू 0.8 क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। इस बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है, 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर। की टोटल का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 5 atm। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हम लोगों को, इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। बिल्कुल उसी तरह का क्राइटेरिया है। तो सिंपली हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो डाटा है, KH फॉर नाइट्रोजन दिया हुआ है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इस बार यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो आप इधर फाइंड आउट करते हैं। तो P टोटल का वैल्यू हम लोगों को मालूम है। तो हम लोग यहाँ पास एक क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ नाइट्रोजन के हम लोगों को पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। देखिए ये P टोटल है, आप यहाँ जो अप्लाई कर रहे थे ये पार्शियल प्रेशर दिया रहता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर मालूम रहेगा तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ P नाइट्रोजन नहीं है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों को फाइंड करना है, तो वो हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से अप्लाई करेंगे। बाकी सब क्राइटेरिया पहले की तरह। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज P टोटल का वैल्यू देखिए कितना है, 5 xi यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्वेश्चन में गिवन है कितना स्टूडेंट्स, 0.8। ये कितना हो गया, 4 बार। तो ये आपको प्रेशर का वैल्यू यहाँ पास हम लोगों को फाइंड आउट हो गया। अब जब ये हम लोगों को फाइंड आउट हो गया, ATM में वैल्यू है, प्रेशर का वैल्यू किसमें है, ATM में। जब आपको ये मालूम हो गया तो आप हेनरीज लॉ लगा दीजिए, पहले की तरह सॉल्व कर दीजिए। फ्रॉम हेनरीज लॉ अब अपने साथ सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू KH, x फाइंड करना है आपको। Therefore x N2 is equal to PN2 divided by KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आप फाइंड कर चुके, कितना लेकर के आया, 4। KH का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में देखिए, हेनरीज लॉ कांस्टेंट 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहाँ से आप बाकी जैसे पहले की तरह सॉल्व किया है वैसे प्रोसीड कर लेंगे। x N2 इज इक्वल टू, ये पलट के ऊपर चला गया, 1 तो कुछ होगा नहीं, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स के फॉर्म पे आपको फाइंड आउट हो गया। बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई कीजिए। x N2 is equal to number of moles of N2 divided by number of moles of N2 plus number of moles of water। उसी तरह से again number of N2 is neglected from denominator, सब बता चुके हैं आपको। तो x N2 is equal to
दिस मच। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आपको क्या हो गया, XN2 into N of H2O, दोनों का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू को पुट कर दें, सॉल्व कर दें। यहाँ से आप XN2 का वैल्यू देख सकते हैं 4 into 10 to the power -5 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्वेश्चन में कितना है 10, अप्लाई कर दें, सॉल्व हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को एक रेशियो दिया है कैलकुलेट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 and O2 in H2O at 373 Kelvin given that Henry's constant, और एक तरफ हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक तरफ दिया गया है पार्शियल प्रेशर, किसके किसके लिए, एक तरफ दिया गया है ऑक्सीजन और एक तरफ दिया गया है वाटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 and O2, तो वैल्यू पुट किया जाए तो हाइड्रो KH का वैल्यू कितना कितना दिया गया है 12.6 into 10 to the power 4, ऑक्सीजन के लिए इसका वैल्यू दिया गया है 7.01 into 10 to the power 4 ATM, ये वैल्यू ATM में है, और पार्शियल प्रेशर जो आपका दिया गया है वो है 0.80 ATM और इसका वैल्यू है 0.20 ATM। तो हम लोगों को फाइंड करना है रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी, वेरी सिंपल, रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी P is equal to KHX, X की तो सॉल्युबिलिटी है, तो X is equal to क्या हो जाएगा P by KH, एक बार N2 के लिए लगा दीजिए और एक बार O2 के लिए लगा दीजिए, तो वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा P by KH। XN2 वैल्यू चेक कर लीजिए, KH से KH हम लोगों को क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपको, दोनों डिफरेंट गैसेस हैं, ये कैंसिल नहीं करेंगे आप, ये नाइट्रोजन के लिए है फॉर N2 और ये किसके लिए है फॉर ऑक्सीजन। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इसका, तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ देखिए 0.80 डिवाइडेड बाय KH का वैल्यू 12.6 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय 2.20 डिवाइडेड बाय 7.01 into 10 to the power 4। अब आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे, जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा लगभग अप्रॉक्स 2.22, वेरी सिंपल। एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एक कैटेगरी के थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या गिवन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन है 100 ml, एंड नाउ if the partial pressure of oxygen is 0.5 atm and Henry's law constant KH का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.4 into 10 to the power -3 mole per liter per atm, and now you have to find how much oxygen is dissolved, weight of oxygen which is to be dissolved, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये जानते हैं हेनरीज लॉ को अप्लाई कीजिए, फ्रॉम हेनरीज लॉ, डाटा आपके सामने मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, केच गिवन है। अब ये भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो हेनरीज लॉ से हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इनटू प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी KH का वैल्यू यहाँ कितना है 1.4 into 10 to the power -3 into partial pressure का वैल्यू 0.5, it becomes 0.7 into 10 to the power -3
अब यहाँ एक चीज और आप देख लीजिए कि ये जो हम लोगों को सॉलिडिटी का क्राइटेरिया आया, ये किस टर्म में आया? ये आया आपको मोल पर लीटर। एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया, यहाँ वैल्यू में अगर आप पुट करेंगे तो एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर सिग्निफाई करता है, ये यूनिट सिग्निफाई कर रहा है किस चीज को? मोलैरिटी को सिग्निफाई कर रहा है। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, जनरल टर्म्स ऑफ हेनरीज लॉ। तो सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी क्या लिखेंगे आप इसको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ? ऑक्सीजन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये 100 मिलीलीटर है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, 0.1 लीटर हो जाएगा। 0.1 इज इक्वल टू 0.7 into 10 to the power minus 3। तो नंबर ऑफ moles of O2 is equal to 0.1 into 0.7 into 10 to the power minus 3। ये हो जाएगा 0.1 into, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.7 into 10 to the power, ये और ये मिलके कितना हो गया? 10 to the power minus 4 moles। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट हो गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स को फिर एक बार आप एक स्टेप में रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो NCO2 is equal to given mass by molecular mass। गिवन मास हम लोगों को फाइंड करना है, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। n मोल हम लोगों को मालूम है ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना फाइंड आउट हुआ यहाँ से हम लोगों को? 0.7 into 10 to the power minus 4, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। तो अब आप इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट हम लोगों को कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? जब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हम लोगों को अप्रॉक्स आ जाएगा 22.4 into 10 to the power कितना आ जाएगा? -4। ये वैसे एज इट इज रह गया, और ये कैलकुलेशन किसमें है? ग्राम में है। अब इसको हम लोग जब रिजॉल्व करेंगे 22.4 into 10 to the power -4, जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मिलीग्राम में। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.24 मिलीग्राम। एक क्वेश्चन इसमें और है, क्वेश्चन नंबर 6। वो वेरी सिंपल क्राइटेरिया जो हमने आपको आज शुरू में बताया, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं उसमें दो डिफरेंट क्राइटेरिया का सॉल्युबिलिटी कंडीशन पार्शियल प्रेशर पर हम लोगों को गिवन है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बता रही आप लोगों को, चलिए होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सॉल्यूशन कंटेनिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 6.56 into 10 to the power -3 ग्राम। कब है ये? जब इसका पार्शियल प्रेशर 1 बार है। अब क्या कहता है? इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स, ये आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? वेट ऑफ इथेन। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर इसका जो वेट ऑफ इथेन था वो 5.00 into 10 to the power -2 ग्राम हो गया, देन पार्शियल प्रेशर कितना रह जाएगा? तो हमने आपको इसके लिए अभी एक इंपेरिकल फार्मूला सॉल्व करवाया था। एक इंपेरिकल फार्मूला ये था कि सिंपली हम लोग लिख सकते हैं सिंस S1/S2 is equal to T1/P2। ये भी हेनरीज लॉ है, फ्रॉम हेनरीज लॉ का एक एस्पेक्ट है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S1/S2, पार्शियल प्रेशर T1/P2, सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मास है यहाँ पे। तो आप देखिए S1/S2 आपको क्या फाइंड आउट करना है? देयरफॉर आपको फाइंड आउट करना है S2 फाइंड करना है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? P2 फाइंड करना है। P2 जब फाइंड करेंगे तो ये क्रॉस ऊपर चला गया, P1 into S2 डिवाइडेड बाय S1। पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 कितना था स्टूडेंट्स? 1 था इसमें, और S2 का वैल्यू देखिए 5.0 into 10 to the power
-2 divided by 6.56 into 10 to the power -3। अब आप इसको रिजॉल्व करेंगे। ये 1 किस यूनिट में गिवन है क्वेश्चन में देखिए, उस यूनिट में आंसर आएगा आपका। बार की यूनिट में है, ग्राम से ग्राम, कैन से। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.762। So students, this is all about the numericals of Henry's law and the application as well as the limitations of Henry's law। तो जब आपको क्वेश्चन भेज जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जरूर सॉल्व करके उसके रिस्पांस को सेंड करें। एंड नाउ do not forget to share, subscribe and like the video. Till then, goodbye.